ओके, हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी के अंदर सेकेंड पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था हमारे भारत के अंदर, जो जो अलग अलग सेक्टर्स है उसके अंदर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे भारत के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट अचीव हम लोगों ने किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम देखेंगे तो ये कंट्री के अंदर अपना डेवलपमेंट इकोनॉमी के अंदर किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब अलग अलग जैसे ग्रोथ रेट हो गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहला बात है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में बात करने की। और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत अगर हम देखा जाएगा तो हमारे भारत के सामने कई तरह का चैलेंजेस अपन को देखने के लिए मिला, और ये चैलेंजेस को धीरे धीरे ओवरकम करते हुए हम अपने देश को डेवलपमेंट या प्रगति पथ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। हम एक अच्छा खासा डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं। एक फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज में से इंडिया का नाम भी हमको देखने के लिए मिलेगा। इसमें से अगर हम देखते तो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जो सेक्टर में हम लोग आजकल प्रोग्रेस अचीव कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे तो एक बढ़िया सा फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज में हम देश को मान सकते हैं। तो हाउ इज द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट डेवलपमेंट्स आर कैरिड आउट इंडिया बाय इन डिफरेंट सेक्टर्स बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम इस चीज़ों के बारे में इसके अंदर बात करते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम हम बात कर सकते हैं। इसके अंदर पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम में हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब HDI के रिपोर्ट के हिसाब से जो बताया गया है 2013 में परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ इंडिया वाज $5,150 बताया गया। वही अगर हम देखेंगे आगे विच वॉज लोअर देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है और उनसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज से हमारे देश की जो ये परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी जो है बहुत कम है, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं। वैसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी है जैसे चाइना है, श्रीलंका है, उससे कंपेयर करेंगे तो भी हमारे देश की डेवलपिंग कंट्रीज का जो परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी जो है बहुत कम है, ऐसा हमको पता चल रही है। मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था 2013 में पर कैपिटा इनकम के द्वारा हमारा परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी को डिसाइड किया जाता है, जिसको डॉलर्स में हम लोग मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपये का वैल्यू अपन को देखने के लिए मिलता है। तो ये परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो है पूरा वर्ल्ड के अंदर हमने देखा है तो नॉर्वे जो है सबसे आगे है 63,919 का यूनिट्स इन डॉलर्स लेके, यूएसए सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड, इंग्लैंड फिफ्थ, चाइना, श्रीलंका, उसके बाद इंडिया 7th पोजीशन में इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में अपन को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी हम देखेंगे तो 2011-12 में हमारा जो करंट ईयर का है 64,316 भारत की करंट प्राइजेस था 2011-12 में। वही 2014-15 में अगर हम देखेंगे तो ये 88,533 का रेशियो के हिसाब से अपन को ग्रोथ रेट अपन को देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम लोग बात करते हैं, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन कंट्री, हम लोग बात किया था। इंडिया इज अग्रेरियन कंट्री भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे नौकरियां जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कम होते हुए दिखाई दी। इसका मेन रीजन ये है कि जो ज़्यादातर गाँव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर आके बाद में सिटीज़ में, टाउन्स में सेटलमेंट अपने लाइफ को बिताया जा रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज लेसर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर डेवलप्ड कंट्रीज अगर हम देखेंगे, मतलब अच्छा खासा जो डेवलप ऑलरेडी हो चुका है, वो अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका जो भागीदारी है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत कम है तो इन कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया के अंदर भी अगर जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब अपन को कम ये भागीदारी कम हो जाता है और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, ये हमने बात कर सकते हैं इधर। मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से कम होके ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है तब हम अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में नियरली 72% लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, इट में भी डायरेक्टली और इट में भी इनडायरेक्टली। लेकिन 2001-2 आते आते 58% हुआ है,
2013-14 में ये 49% हुआ है। ऐसा वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये अपन को देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक अंदाजा अपन को यही लग रहा है कि आज़ादी के बाद हम देखेंगे तो अभी तक का एग्रीकल्चर के अंदर जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रही है। वो लोग जो है इंडस्ट्रियल में, सर्विस सेक्टर में काम करते हुए अपन को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अपन को फास्ट ग्रोइंग देखने के लिए मिला। इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम। कई सालों से अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर, नौकरियां जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया इज ए कॉल्ड कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। अभी हम देखेंगे तो पहले तो हम अग्रैंड कंट्री बोला जाता था, आज हमारे भारत को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल के अंदर एम्प्लॉयमेंट हम अगर 1950-51 में अगर हम देखेंगे 10.6%, मतलब हर एक 1000 में से 10 से 11 लोग अपन को इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, हर एक इसके अंदर से। नाउ इट विल गोइंग टू इंक्रीज 18.2% 2001 में अगर देखेंगे तो ये 18.2% हुआ है। और वही हम 2011-12 में देखेंगे तो 24.3% हुआ है। आज के ज़माने के हिसाब से 14-15 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कम से कम 30 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही अगर हम बात करते हैं कोरोना का वजह से तो वो थोड़ा दिक्कत में चल रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर नियरली 30% पॉपुलेशन विल बी वर्क इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। वही बात एम्प्लॉयमेंट छोड़ के अगर हम इनकम की बात करते हैं, इनकम के अंदर 1950-51 में इंडस्ट्रीज के द्वारा 16.6% अपन को नेशनल इनकम में पैसा आता था। वही 13-14 में हम देखेंगे तो ये 26%, मतलब 26% जो है नेशनल इनकम में ये इंडस्ट्रीज के द्वारा अपन को इनकम आ रही है। सो दैट इज वाई वी कैन कॉल्ड एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपैरेटिवली हमारे भारत को इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन भी हम लोग करने जा रहे हैं और बोल भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर। अगर सर्विस सेक्टर का हम लोग बात करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आजकल देखते तो ये ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ है, इनकम भी इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं 1950-51 में सर्विस सेक्टर के अंदर 17.3% था, 2001 में ये 25.2% हुआ, 2011-12 में 27% हुआ। मतलब एम्प्लॉयमेंट भी हमारे भारत के अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्रीज हुआ है। 1951 में 17.3% से लेके 2011-12 में ये 27 हो गया। आज के समाज के हिसाब से हम देखा जाए तो 2020 में ये नियरली ये भी 30-35% के आसपास अपन को सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हम बात करते हैं इनकम। हमारे भारत के अंदर सर्विस सेक्टर के द्वारा कितना पैसा हमारे नेशनल इनकम में आ रही है, कितना परसेंटेज आ रही है, तो वो हम देखेंगे तो 1951 में हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम 30.3% सर्विस सेक्टर के द्वारा आता था। ये 1980-81 में 38% हो गया, 2001 में 50.4% हो गया, 2014-15 में ये 52.7% सर्विस सेक्टर के द्वारा हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम आते हुए अपन को दिखाई दे रही है। मतलब कंसिडरेबल ग्रोथ इन नेशनल इनकम सर्विस सेक्टर के द्वारा अपन को देखने के लिए मिल रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रोथ रेट हमने पहले भी बात किया था, जिस भी डेवलपिंग कंट्रीज होता है उसका ग्रोथ रेट 2% या उससे ज़्यादा होगा। तो हमारा कंट्री के जो एवरेज एनुअल इंक्रीज जो है 1.5% पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अपन को देखने के लिए मिल रही है। एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ पॉपुलेशन के अंदर भी अपन को देखने के लिए मिल रही है। 1901 में अगर हम ये देखेंगे तो 23.84 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा आबादी का था भारत की। कितना? 1901 में 23.84 करोड़। वही अपन को इंक्रीज होकर 36.1 करोड़ हुआ है 1951 में। वैसे ही 2001 में देखेंगे तो 102.7 करोड़ हुआ है। 2011 में अगर हम देखेंगे 2011 में देखते हैं ये 121.02% हुआ है। वही 2014-15 के हिसाब से 132 करोड़ का पॉपुलेशन हो चुका है। वही अगर हम आज की अगर हम बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 138 करोड़ का पॉपुलेशन हमारा आबादी के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा। वही हम दूसरी अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बाद पॉवर्टी है, मतलब गरीबी। ये गरीबी में हम देख रहे थे एक हाई लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी अपन को देखने के लिए मिल रही है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हम देखेंगे तो उसमें एक कंसिडरेबल डिक्रीज
अपन को पॉवर्टी गरीबी कम होते हुए अपन को आज़ादी के बाद देखने के लिए मिल रही है। 1973-74 में हम 54.9% के लोग जो है गरीबी रेखा के अंदर थे, वही अपन को 45.3% 1993 में हो गया है, मतलब कम हुआ है। वही अगर हम 2004-05 में देखेंगे तो 37.2% हुआ है। 2011-12 के हिसाब से 21.9% हुआ है। वही अगर हम 2020 के हिसाब से देखें तो इट इज़ नियर टू 20% भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब एक समय पे ऐसा हमारा आबादी था जो आधे से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के अंदर थे, आज उसमें से 1/5 मतलब नियरली 20% ही सिर्फ हमारे देश के अंदर पॉवर्टी गरीबी के अंदर अपन को लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बनावट है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत की जो समाज है, उसका बनावट की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अपने देश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 1951 में ये 33 लाख का पॉपुलेशन जो है अनएम्प्लॉयड थे। अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो सैंपल निकाला था, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1999-2000 में 7.3% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितना भी आबादी हम लोगों ने बात कर सकते 2000 में, उसका 7.3% पॉपुलेशन जो है अपन को अनएम्प्लॉयड थे। वेयर इट इज इंक्रीज इन 2004-05 में 8.2% हो गया। वैसे ही 2009-10 में थोड़ा कम हो गया, वापस अपन को 6.6% अपन को 2009-10 में देखने के लिए मिला। लेकिन 5.6 इन 11-12 में देखने के लिए मिला। रूरल गांवड़ी एरिया के अंदर अपन को बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिला। मतलब इस तरह से देख लेते कई तरह का अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट अपन को अपने देश के अंदर बढ़ते हुआ घटते हुआ अपन को दिखाई दे रही है। उसके बाद हम 8वीं बात करते हैं वुमेन डेवलपमेंट। हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमने बात किया था, पर कैपिटा के अंदर भी हमने बात किया था। पर इसका अगर हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर एक क्वालिटेटिव पॉपुलेशन की हम बात कर सकते हैं, एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात सकते हैं, जो एक एवरेज इंसान है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लिटरेसी के बारे में, जेंडर रेशियो के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में। ये सब चीज़ों को अगर हम नज़र में लेते हैं तो वुमेन डेवलपमेंट के बारे में अपन को एक आइडिया आएगा। इसका हम लोग उसको बोलते हैं वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो 2000 में 0.463 था, 2010 में 0.547 था, 2012 में 0.554 था, 2013 में 0.586 था। विराज ये अभी 0.6 के आसपास हमारा HDI चल रही है, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स चल रही है। सबसे कंसिडरेबली वेरी लो अगर हम देखेंगे तो 2013 इंडिया रैंक्स 136 रैंक हमारा भारत के अंदर देखने के लिए मिलेगा। टोटल 187 कंट्रीज के अंदर हमारा 136 का रैंक हम लोगों ने सिक्योर किया है वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। मतलब वुमेन डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग बहुत पीछे है। वुमेन डेवलपमेंट अच्छा क्वालिटेटिव पॉपुलेशन अपन को चाहिए तो अच्छा खासा लिटरेसी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट अपने देश के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग अच्छा खासा लिटरेसी एजुकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो डेवलपिंग कंट्री है, एक अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री होने के नाते हमारे भारत की आर्थिक स्थिति कैसा होना चाहिए, ग्रोथ रेट कैसा होना चाहिए, वो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो पहला आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे देश के अंदर कई तरह का इकोनॉमिकल प्रोग्रेस अपन को अचीव करते हुए अपन को देखने के लिए मिल रही है। 1950 से लेकर 1991 के बीच में एक एवरेज ग्रोथ रेट अपन को देखने के लिए मिला, जहां पे अपन अराउंड 3.5% का ही ग्रोथ रेट हमने अचीव किया। इसलिए 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैरी आउट किया, जिसके अंदर अपन को ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन देखने के लिए मिल रही है। कुछ 3 नया पॉलिसीज हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमारे देश के अंदर जो है 6.8% का ये ग्रोथ रेट अपन को देखने के लिए मिल रही है। 2012-13 के बाद ये ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है बिकॉज ऑफ ड्यू टू सेवरल रीजंस। 2014-15 में ये ग्रोथ रेट लेस देन 5% हो चुका है, क्योंकि इधर आते आते हमको पूरी तरह से गवर्नमेंट का नाकामी अपन को देखने के लिए मिल रही है। वैसे द नेट नेशनल फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो द कांस्टेंट प्राइस लेवल ऑफ 1950-51 में 2,69,724 था, whereas it is increased to 87,51,834 crores को 2013-14 में अपन को देखने के लिए मिल रही है। मतलब ये भी अपन को NVB मतलब नेशनल नेट नेशनल इनकम का अपन देखेंगे तो ये भी अपन को अच्छा खासा 18 टाइम्स इंक्रीज अपन को देखने के लिए मिल रही है विद इन 63 ईयर्स के अंदर।
ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, चेंज इन शेयर्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपन को 1950-51 में 53.1% अपन को एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रही है। वही 2014-15 में 17.6 अपन को परसेंटेज अपन को इधर एग्रीकल्चर के द्वारा देखने के लिए मिल रही है। वही इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं 16.6% अपन को नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपन को देखने के लिए मिल रही है। वही चीज़ अगर हम 14-15 में देखें तो 29.7% अपन को देखने के लिए मिल रही है। वही अगर सर्विस सेक्टर अगर हम लोग लेते हैं 1950-51 में 30.3% था, वैराज 14-15 में ये 52.7% अपन को ये चेंजेस अपन को देखने के लिए मिल रहे हैं नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब हर एक चीज में अपन को ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। इवन में भी एम्प्लॉयमेंट ले लो या एग्रीकल्चर इनकम ले लो, एग्रीकल्चर में कम होते दिखाई दे रही है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जा रही है। इसलिए हम लोग ये फास्ट ग्रोइंग फास्ट डेवलपमेंट अचीव कर पा रहे हैं। इसके बाद हम तीसरा बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं पर हेड इनकम हम लोग बोल सकते हैं, एक व्यक्ति का आय बोल सकते हैं। ठीक है, ये 1950-51 में 7,114 रुपीज था, ये बाद में 13-14 में आते आते 39,904 रुपीज, मतलब एक हेड की इनकम है, चाहे वो काम करे या ना करे, ओवरऑल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो ये इनकम आता है। ये 63 ईयर्स के अंदर अपन को ये कंसिडरेबल ग्रोथ रेट अपन को देखने के लिए मिल रही है। परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज 5.6 टाइम्स, हम लोग इसके अंदर बात कर सकते हैं। बट बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950-51, 1990-91 में ये जो है 1.6% अपन को इंक्रीज भी देखने के लिए मिला, और 1991 के बाद हमको ये इंक्रीज रेट 5.5% अपन को देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपन को 3 सेक्टर में अपन को देखना पड़ेगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखेंगे तो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है कंसिडरेबल ग्रोथ अपन को देखने के लिए नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, डायरी फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये 3 अपन को प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ये प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो 1951 में 72.1% पॉपुलेशन विल बी डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर आ गया, डायरी आई फार्मिंग आ गया, फिशरिंग आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, ऐसी चीजें अपन को देखने के लिए मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट एंड नौकरी, ये इकोनॉमी भी अपन को इधर देखने के लिए मिल सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1951 में एग्रीकल्चर के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर 72.1% था, वैराज ये 2011-12 आते आते 48.2% हो गए, और आगे अभी हम देखेंगे 2020 में तो और कम हो जाएगा, ये 45-43% के आसपास हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट हम बात करते हैं 1951 में 10.6% अपन को सेकेंडरी मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर हम लोग बात करते हैं अपन को 1951 में 10.6% था, वैसे 11-12 में 24.2% अपन को देखने के लिए मिल रही है। 2020 में ये नियरली 30% के आसपास अपन को मिलेगा देखने के लिए। टेरिटरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर है। ये सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये सेक्टर में 1951 में 17.3% था, और वही 2011-12 में 26.9% हो गया। 2020 आते आते ये 30 के ऊपर अपन को ये परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में अपन को पहले सबसे ज़्यादा था, वो बाद में कम होते हुए दिखाई दे रही है। बाद में इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में जहाँ पे सबसे कम था, वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए अपन को दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज। बेसिक प्राइमरी यूटिलिटी के अंदर आता है इरिगेशन, लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क और रेलवेज। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हम लोगों ने अचीव किया। इरिगेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इरिगेशन के अंदर अपन को 1950-51 में 22.6 मीटर का मेगा हेक्टर्स को ये हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। लेकिन 2012-13 आते आते हम टोटल लैंड जितना भी एग्रीकल्चर हम लोग यूज करते हैं, वो एग्रीकल्चर में 45% जमीन के अंदर हम लोग आजकल इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर पा रही है पूरा वर्ल्ड इंडिया के अंदर। वैसे अगर हम दूसरी बात करते हैं लिटरेसी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो लिटरेसी हमारा 2011 में 18.33% ही था, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे भारत के अंदर 18.33% ही था। ये 2011 में अगर हम लोग देखेंगे तो 73% अपन को देखने के लिए मिला है।
वैसे 1950 में 20 यूनिवर्सिटीज ही 500 कॉलेजेस ही हमारे भारत के अंदर थे। ये बाद में जाके 712 यूनिवर्सिटीज और 35 कॉलेजेस हो 2013-14 का सर्वे के हिसाब से हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक लिटरेसी के अंदर भी एक कंसिडरेबल ग्रोथ, कंसिडरेबल इंक्रीज, इवन इट में भी यूनिवर्सिटीज हो गया, कॉलेजेस हो गया, उसके संख्या में भी अपन को कंसिडरेबल ग्रोथ एंड इंक्रीज अपन को आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देखने के लिए मिल रही है। तीसरी चीज है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम कंसिडरेबली ग्रोथ अचीव किया है, ये भी हम लोग बता सकते हैं। 2300 मेगावाट्स का खाली इलेक्ट्रिसिटी हम लोग 1950-51 में जनरेट कर सकते थे। मतलब 1950-51 में सिर्फ 2300 मेगावाट्स का ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन 2011-12 आते आते 2,43,000 का मेगावाट्स का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कंसिडरेबली नियरली 100 टाइम्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इम्प्रूव अचीव किया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोड नेटवर्क्स। अगर रोड नेटवर्क्स अगर हम लोग बात करते हैं तो रोड नेटवर्क्स जो है एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के समय पे ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बहुत कम रोड नेटवर्क था, 23% ही रोड नेटवर्क अच्छा खासा डेवलप हुआ था। लेकिन आज के ज़माने में हम देखेंगे तो 48.6 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क हम इवन इट में भी विलेजेस ले लो, सिटीज ले लो, हर जगह पे हम कनेक्ट करके अच्छा खासा रोड नेटवर्क हमारे देश के अंदर डेवलप हमने किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेलवे से। अगर रेलवे से अगर हम बात करते हैं, रेलवे के भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हमने अचीव किया। पहले समय में बहुत कम रेलवे नेटवर्क था हमारे देश के अंदर। आज हम लोगों एक सिर्फ 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड नेटवर्क हमारे पास है। 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमारे पास है। तो ये सब हम देखा जाएगा तो एक फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग फास्ट ग्रोइंग कंट्री के हिसाब से हम लोग इसको ले सकते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज हो गया, प्रोग्रेसिंग एरियाज ऑफ साइंस में इंक्रीज हो गया, रिसर्च हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारे देश के अंदर इंक्रीज हो रही है। मतलब ओवरऑल में हम देखेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग अच्छा खासा ग्रोथ इधर अचीव किया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री के हिसाब से हमारे भारत को भी माना जा रहा है। 2011 के हिसाब से हम एक 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के हिसाब से हम लोग माना जा रही है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। मतलब यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड में, 3rd लार्जेस्ट कंट्री के हिसाब से इंडिया को आजकल माना जा रही है। लेकिन इंडिया का पोजीशन इन द वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो 2005 के हिसाब से 10th पोजीशन हमारा भारत था, लेकिन आज इसका नजर 3rd पोजीशन के हिसाब से एंटायर वर्ल्ड इसको देखा जा रही है। ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे भारत की आर्थिक स्थिति कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, कितना प्रोग्रेस हमने अचीव किया अलग अलग सेक्टर के अंदर, इसके बारे में हमने आज बात किया है। ये अपना लेसन इधर खत्म हो जाता है, लेसन नंबर 7। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ओके।